हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर इन्वेस्टर्स के बारे में कि जिसने 50,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था और आज उनका पोर्टफोलियो जो है वो 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो उन इन्वेस्टर के बारे में आज हम यहाँ पे हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 4 जो बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो एक दो अनाउंसमेंट जो है हमारे पास कि पहले तो ये चीज़ हमने बहुत बार ऑलरेडी बता दिया है आपको भी, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, हमें कोई अगर बुक गिव अवे आइडियाज है आपके पास तो वो भी हमें दीजिए। और हमारा ये टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचना है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज। तो हम अभी तक ऑलमोस्ट 1,500 सब्सक्राइबर तक हम अभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और भी आपके सपोर्ट की यहाँ पे हमें जरूरत है। तो ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी है, तो प्लीज उसको लाइक भी करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है उनके साथ भी इसको शेयर करें। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इसमें इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कवर नहीं करी है, तो उसके लिए आप अब जो बुक है वो भी आप बाय कर सकते हो। तो ये एक हमारा सजेशन है। और इतनी मतलब ये 5 बुक्स जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम इसके वीडियोस जो है वो बना चुके हैं, तो आप उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको उसकी लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इनका नाम जो है वो अनिल गोयल जी है और इनके भी बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरव्यूज जो है वो अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। और उनका जो जन्म है वो 1956 में हुआ था, अराउंड आई थिंक इट वाज इन बाटला, राइट? या सो बाटला अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। और वो मतलब उनका जो स्टार्ट था, वो इनिशियल जो स्टार्ट जो एक बंदे का होता है, तो वो उनको मिला था कि जब वो एज ऑफ 16 पे अपने जो फैमिली बिजनेस था उसी को ही उन्होंने ज्वाइन किया था। तो वहां पे उनका जो फैमिली बिजनेस था वो मेनली स्टील के अंदर था। तो स्टील का जो फाउंड्री फैक्ट्री जैसा कुछ आता है वहां पे वो काम करते थे और स्टील के ट्रेडिंग में भी वो उस टाइम पे थे। तो मतलब एट द एज ऑफ 16 वो मतलब बहुत सारे रुपए का जो ट्रेडिंग है वो उस टाइम पे करते थे अपने पापा को, और अपने ग्रैंडफादर को भी वहां पे वो हेल्प करते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस का, क्योंकि वो उनका जो फैमिली बिजनेस है वहीं पे ही उन्होंने स्टार्ट किया था और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी पूरा बिजनेस का है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये भी समझ में, मतलब ये कंटेक्स्ट जो है ना वो हमें दिमाग में रखना है जब अभी हम फ्यूचर में अभी जब उनकी केस स्टडीज वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नेक्स्ट जब उन्होंने मतलब उनका जो पहला मार्केट का जो एक्सपोजर था वो था कि जब उनके जो ऑडिटर थे, उनकी जो कंपनी थी, उनके ऑडिटर ने बोला कि अगर आपको थोड़ा बहुत टैक्स बचाना है तो यहाँ पे मतलब आईपीओ में वगैरह में आप पैसा लगा सकते हो। तो उस टाइम पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि जहाँ पे आपको कुछ टैक्स का एग्जम्पशन मिलता होगा उसकी वजह से। तो उस टाइम पे इन्होंने समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज जो था वो यहाँ पे उन्होंने लगाया था। ऐसा बुक के अंदर जो है वो अनिल गोयल जी ने ऑथर को बताया था। तो मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 50,000 से इनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी, बट ये जो 50,000 है वो 1990s के आसपास था। तो उस टाइम पे जो इसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी अगर मैं कंसिडर अगर हम करने चाहें तो उसकी वैल्यू प्रोबेबली समवेयर अराउंड 5 करोड़ के आसपास हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो उस टाइम पे मतलब धीरे धीरे उनको मार्केट में पता चलने लगा कि क्या होता है कैसे होता है। तो उन्होंने जब 1992 में जब उन्होंने देखा कि बहुत सारा यूफोरिया मार्केट के अंदर अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग मतलब वो जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे जनरली लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ही बहुत सारा डिस्कशन करते रहते थे पूरे दिन। तो उनको लगा कि ये भाई मार्केट में यूफोरिया चल रहा है, प्लस उन्होंने देखा कि प्राइसेस जो है, वैल्यूएशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उनको लगा था कि ये मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता है और वो क्रैश होगा। तो ऐसा यहाँ पर बुक के अंदर उन्होंने बोला है कि मैंने मतलब 1992 का जो क्रैश है वो प्रिडिक्ट किया था, बट ये मुझे लगता है कि थोड़ा इनमेच्योर था उस टाइम पे उनको, क्योंकि अभी तो वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही कर रहे थे, उनको इतना नॉलेज था भी नहीं। बट एनीवे जब उन्होंने प्रिडिक्ट किया तो वो सही भी हो गया। और ये 1992 मतलब जो हर्षद मेहता वाला बुल रन था वो जब खत्म हुआ उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर 1992 मतलब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलो मार्केट में हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है, मार्केट के प्राइसेस जो है वो भी नीचे आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो उनको लगा कि अभी वैल्यूएशन जो है वो थोड़े स्टेबल हो चुके हैं। तो वहाँ पे उन्होंने 50 लाख रुपए उस टाइम पे उन्होंने लगाए थे स्टॉक मार्केट के अंदर। बट जैसे ही 50 लाख लगाए तो मतलब विद इन अ फ्यू मंथ्स वो जो 50 लाख थे वो 33 लाख हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि 50 लाख का पोर्टफोलियो सीधा 33 लाख, मतलब 17 लाख जो थे वो ऑलमोस्ट गायब हो गए। तो अगेन वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे उन्होंने लॉस लिया, बट जैसे जैसे उन सीखते गए फिर उन्होंने थोड़ा और रिस्क लिया कि जहाँ पे उन्होंने 1993 में 5 करोड़ रुपए का कैपिटल जो था वो उन्होंने लगाया, और वो भी स्पेसिफिकली एनबीएफसी कंपनीज में उन्होंने लगाया था। और उनके पीछे का लॉजिक ये था कि उस टाइम पे मतलब ये टाइम ऐसा था अर्ली 1990s की जब हमारी इकोनॉमी जो थी वो धीरे धीरे ओपन अप हो रही थी बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। तो बाहर से जब इन्वेस्टर आए तो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी में पैसे लगाए थे, और उस टाइम पे उनको लगा कि एनबीएफसी जो है वो एक अच्छा प्ले है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का भी पुश वहाँ पे मिल सकता है।
तो उसी वजह से उन्होंने उस टाइम पे एनबीएफसी सेक्टर में उन्होंने पैसे लगाए थे। वो 5 करोड़ 1993 में जो उन्होंने लगाए थे वो बाय द आई मीन इन 1 ईयर, सो 1994 में ही उसका जो पोर्टफोलियो था वो समवेयर अराउंड 20 करोड़ जितना तक हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन 1 ईयर हो गया था उस टाइम पे। फिर ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग है, इसीलिए मैंने पूरी लाइन जो है उसको एक अलग डिफरेंट कलर के अंदर यहाँ पे मैंने उसको मार्क किया है कि जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला कि उसी टाइम पे मतलब आफ्टर 1994 उन्होंने अरविंद मिल करके एक शेयर था जो उसको उन्होंने 180 के प्राइस के आसपास उन्होंने उस टाइम पे लिया था, बट वहाँ से गिरते गिरते वो स्टॉक जो था वो 7 रुपये तक पहुँच गया। अभी वो 7 रुपये तक पहुँचा और उसमें बहुत सारे उन्होंने अपने जो पैसे जो जैसे हमने देखा कि 20 करोड़ जो उन्होंने बनाए थे वहाँ पे उन्होंने ये इसी चक्कर में सारे का सारा जो पैसा था वो लॉस कर दिया। और मतलब पॉसिबल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत लेवरेज भी लिया होगा उनके पोर्टफोलियो के ऊपर, और उसकी वजह से जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मतलब उन्होंने ऑथर को बोला है कि उन्होंने 6 एकड़ अपनी जो ज़मीन थी उसको भी बेचना पड़ा तब जाके वो ये सिचुएशन से बाहर आए थे। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें मतलब ऐसा स्पेसिफिकली बुक के अंदर नहीं लिखा है कि उन्होंने लेवरेज लिया था कि नहीं लिया था, बट मुझे लगता है कि पॉसिबली, क्योंकि जब आपको मतलब अपना जो पोर्टफोलियो है उसको इतना जब आप डाउन हो जाता है तो अगर आपने लेवरेज पे नहीं लिया है तो आपको मतलब आपने जो कैपिटल लगाया था वही जाएगा, बट अगर आपने लेवरेज पे लिया है तो आपको वो लेवरेज जो लिया है जिससे भी उसको वापस भी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न पॉसिबल हो सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम अर्ली लाइफ के थोड़ा अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो उन्होंने सीखा कि जो उन्होंने पैसे बनाए थे, अच्छे खासे पैसे जो उन्होंने बनाए थे वो उनको जब दे देने पड़े मार्केट को वापस, तो उसी लर्निंग मतलब वो जो फेलियर था उसमें से ही उन्होंने पहले तो लर्निंग लिया, सीखे सब कुछ कि क्या होता है मार्केट में, कैसे होता है, और फिर वापस से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया 1998 में, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल का उन्होंने यहाँ पे गैप ले लिया। और उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया जैसी जैसी कंपनीज में, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि EID, फिर कार्बोरंडम, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, किर्लोस्कर, ऐसी कंपनीज में उन्होंने पहले तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और यहाँ से उनका अच्छा खासा पैसा जो है वो बना था। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया कि जब उन्होंने दूसरी बार जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे उन्होंने कभी भी किसी IT या तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं। उसके 2 रीज़न थे। पहले वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि मुझे ये IT या तो टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे इतना समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं किया। और दूसरा रीज़न ये था कि उनको उस टाइम के जो वैल्यूएशन थे वो भी उनको समझ नहीं आ रहे थे, और वो ऐसा क्यों है वो भी हम अभी जो आगे की स्लाइड्स है वहाँ पे हम समझेंगे कि अनिल गोयल जी जो है वो एक डीप वैल्यू इन्वेस्टर है, मतलब वो बहुत ही डीपली जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उनमें ही बाय करना पसंद करते हैं। और उस टाइम पे ये सारी कंपनीज जो है वो एक अच्छे खासे मतलब ओवर वैल्यूएशन के जोन में थी, वो इसीलिए उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया और उसमें कंप्लीटली उनको अवॉइड किया। और इसकी वजह से जो 2000 का जो क्रैश था उसको भी वो सक्सेसफुली अवॉइड कर पाया, तो उसके पोर्टफोलियो में उतना ड्रॉ डाउन नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। फिर ये था अर्ली लाइफ। अभी हम जानते हैं कि उनकी जो केस स्टडीज़ है, मतलब उन्हें कौन से स्टॉक से पैसा कमाया, कहीं पे अगर पैसे लूज़ किए हैं, कैसे इन्वेस्ट किया, क्या थॉट प्रोसेस था, वो अभी हम यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं। तो पहले तो है एक IVRCL करके कंपनी है। आई थिंक ये कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, जब मैंने गूगल वगैरह में सर्च किया। स्टॉक मार्केट में एज ऑफ नाउ ये लिस्टेड नहीं है, बट ये कंपनी जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में वो काम कर रही है। तो उस टाइम पे मतलब ये जब पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया तो IPO का जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ के आसपास था, फिर वो हाई गया 108 रुपीज़ के आसपास। अभी यहाँ पे ये जब प्राइस मतलब IPO में भी उन्होंने पैसा नहीं लगाया, हाई गया तो भी उन्होंने पैसा नहीं लगाया। फिर उन्होंने जब बाय करना स्टार्ट किया तो तब उसकी जो प्राइस थी वो समवेयर अराउंड 30 रुपीज़ थी, तो 30 रुपये के आसपास उन्होंने पहला थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने लिया, और धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे बिजनेस को समझते गए, कन्विक्शन आता गया, वैसे उन्होंने अपनी क्वांटिटीज जो है वो बढ़ाई। और मतलब ऐसा नहीं है कि 30 रुपये के आसपास वो स्टॉक लेने के बाद वो ऊपर ही चला गया, मतलब वहाँ से वो स्टॉक गिरते गिरते वो 8-9 रुपये के तक भी आ गया, और वहाँ तक भी उन्होंने बाय किया था। और उनकी जो एवरेज प्राइस है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि वो समवेयर अराउंड 12 रुपीज़ के आसपास थी। और फाइनली जब उन्होंने वो स्टॉक बेचा तो उन्होंने स्टार्ट किया था 150 रुपीज़ से वो स्टॉक बेचना चालू किया था, उन्होंने 500 तक वो स्टॉक जो है वो बेच दिया था। तो 500 पे आई थिंक उन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे एग्जिट हमें यहाँ पे ले लिया था उन्होंने। फिर सेकंड था सेल, मतलब जो स्टील अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी जो है इंडिया में लिस्टेड है, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। अभी इस मतलब ये सेल जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस पहले तो ये था कि उनका स्टील का बैकग्राउंड है। जैसे हमने अर्ली लाइफ में देखा कि वो फैमिली बिजनेस का ही उनका वो पूरा का पूरा स्टील का था, तो उनको स्टील की जो साइकिल है, कमोडिटी की जो साइकिल है, उसमें बहुत अच्छी खासी उनको समझ है। तो उसकी वजह से उन्होंने 2002 के अराउंड ये जो स्टॉक था उन्होंने बाय किया था। अभी उस टाइम पे उनको ये लगा कि ये जो स्टॉक है
उसकी जो साइकिल है, मतलब स्टील की जो साइकिल है, कमोडिटी की जो साइकिल है, वो बॉटम आउट हो चुकी है और उसी वजह से उन्होंने वहां पे ये स्टॉक जो है वो परचेस किया था और वो उन्होंने ₹8.5 के आसपास बाय किया था और उन्होंने ₹250 के आसपास उसको सेल कर दिया था। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ये दिखनी है कि उन्होंने सेल में इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको जो अंडरलाइंग कमोडिटी है, अंडरलाइंग बिजनेस है, उसका बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज था। इसी की वजह से उन्होंने ये चीज़ करी थी, इस चीज़ में मतलब ये सेल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर केस नंबर 3 है कि जहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 2009 के आसपास। तो वहाँ पे मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बाय किया था समवेयर अराउंड ₹3 में वो स्टॉक को बाय किया था। उसका पी जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 के आसपास वो चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने बाय किया था और उन्होंने ये जो स्टॉक है उसको 125 में उसको सेल कर दिया था जब उनको लगा कि अभी वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप समझ सकते हो मतलब अभी तो रिलैक्सो फुटवेयर जो है वो समवेयर अराउंड 100 के पी के आसपास वो ट्रेड करता है। उस टाइम पे उन्होंने बाय किया था 2.5 के पी पे। तो ये एक चीज हमें यहाँ पे सिखाता है कि वो कितना डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। और जब रिलैक्सो की बात आती है तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज ये भी बोला है कि जब उन्होंने रिलैक्सो में इन्वेस्ट किया तो उस टाइम पे किसी को भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना था और उसी की वजह से उनको इस कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छा लगा था, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा लगा था। प्लस उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट जो है वो भी ऑनेस्ट है, अच्छा मैनेजमेंट है। और तीसरा फैक्टर ये देखा कि कंपनी की जो लॉन्जेटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो अपना जो फुटवेयर है वो कभी भी बंद कर देंगे कभी भी फ्यूचर में, या तो उसकी जो टर्मिनल वैल्यू है या वो बहुत ही कम है, ऐसा नहीं था। फुटवेयर की ज़रूरत तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भी वो रहने ही वाली है। तो ऐसे एक विजन के साथ, ऐसी एक थीसिस के साथ उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। यहाँ पे उन्होंने जनरली बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे उन्होंने बनाया है। फिर केस नंबर 4 में है TCPL पैकेजिंग। समवेयर अराउंड 2004-5 में उन्होंने ये चीज़ परचेस करी थी पैकेजिंग के इंडस्ट्री में। और जब उन्होंने ये कंपनी में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसका मार्केट कैप जो था वो समवेयर अराउंड 50 करोड़ के आसपास था और 5 के पी पे उन्होंने ये स्टॉक जो है वो लिया था। और अभी तक ये स्टॉक आई थिंक उन्होंने बेचा नहीं है। अगर हम स्क्रीनर पे जाके अगर हम उसका शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं तो वहाँ पे आई थिंक अनिल गोयल का नाम आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक चीज़ हमें देखना है। मतलब देख सकते हो कि मार्केट कैप छोटा है, पी सस्ता है, एकदम ही सस्ता है, कोई इसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसी कंपनी में अनिल गोयल जी अपना जो पोजीशन है वो बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी उन्होंने कमाया है आज तक। और फाइनली KRBL जो है वो तो उनका सिग्नेचर, मतलब उनका भी अच्छा खासा होल्डिंग है KRBL के अंदर कि जो उन्होंने 2008 में बाय किया था। KRBL आई थिंक राइस के बिजनेस में है, फूड वगैरह सेगमेंट में है, जहां पे उन्होंने ₹10 में वो स्टॉक बाय किया था। 3-4 का पी रहा होगा और अभी भी वो स्टॉक उन्होंने बेचा नहीं है। तो ये था जो केस स्टडी जो मेजोरिटी है। बाकी और भी केस स्टडीज है जो बुक के अंदर दिए हैं। अगर लेट से अगर आपको और भी स्टडी करना है तो आप बुक को बाय कर सकते हो। फिर अभी हम समझते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो एक स्टैंड आउट करी जब मैं ये पढ़ रहा था तब कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट बुक्स नहीं पढ़ते। और अभी मतलब उन्होंने बुक के अंदर भी वही, ऑथर को भी वही चीज़ बोला है कि मैं एक भी इन्वेस्टमेंट बुक अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। जनरली वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो पहले तो बिजनेस समझो, बिजनेस मॉडल समझो, फिर उनके जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के जो ड्राइवर्स है, उनके बारे में आपको जानना है, समझना है कि वो कैसे हैं, उनका कैपिटल अलोकेशन कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है कि KCP LTD के, मतलब कि नॉलेज, पहले तो नॉलेज होना चाहिए आपको बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर करेज होना चाहिए आपको वो बिजनेस को बाय करने के लिए। आपने स्टडी तो कर लिया बट लेट्स से अगर आप करेज या तो कन्विक्शन अगर आप नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो उसमें आपको वो आप ये जो पोजीशन आप जो इस भी स्टॉक में बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हो वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाओगे, ऐसा यहाँ पे उनको बोलना है। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ वो जो बोलते हैं वो है लक। तो लक का फैक्टर जो है वो अनिल गोयल जी भी मानते हैं कि लक जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। फिर है TD मतलब टाइमली डिप्लॉयमेंट, मतलब जब भी टाइम आता है तो आपको अपना जो कैपिटल है उसको डिप्लॉय करने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक जो फ्रेमवर्क है वो हम अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में भी हम यूज़ कर सकते हैं KCP LTD। फिर है उन्होंने जब वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में तो पहले तो एक चीज़ हमें ये देखना है कि उनका डेप्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ब्रेड्थ नहीं, आपको डेप्थ देखना है। लेट्स से अगर आप किसी एक सेक्टर में अगर आप देख रहे हो तो आपको उस सेक्टर का बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए, मतलब बहुत ही माइन्यूट जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अनिल गोयल जी हमें ऐसा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी सेक्टर्स है, लेट्स से 20-50 जितने भी सेक्टर्स की कंपनीज लिस्टेड हैं वो सारी की सारी ऐसा नहीं है कि आपको जाननी है, समझनी है, बट आपको 3 या 4 सेक्टर के अंदर भी अगर आपको अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो वही आपको
मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छा खासा लेवल पे ले जाएगा, अच्छा खासा वेल्थ आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो ये एक चीज़ वो हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं। हमें ये चीज़ भी देखना है कि वो जनरली जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उनको 15-20% के अंदर उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि इतना क्विकली हमें अगर कोई गेन मिल जाता है तो हम वो ले लेते हैं। उनको अपना जो कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करना है, ये उनका गोल है। तो ये भी चीज़ हमें उनका जो माइंडसेट है वो हमें यहाँ पे समझाता है। फिर नेक्स्ट है कि वो हमेशा एक स्मॉल कंपनीज, मतलब छोटी छोटी जो कंपनीज है उसी में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, वो आउट ऑफ द फ्लेवर कंपनीज है वहीं पे ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बुक के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन किया कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या कोलगेट हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में वो इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे HNIs, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक्स जो है वो लेके रखे हैं। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि आपका जो PE है, वैल्यूएशन है, स्टार्टिंग वैल्यूएशन है, वो भी हाई रहता है। तो ऐसी कंपनी में वो बाय करना इतना पसंद नहीं करते। और तीसरा चीज़ जो है कि वेरी लो PE, मतलब PE जो है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो बहुत ही लो होना चाहिए। ऐसी कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टू जनरेट आइडियाज़, मतलब स्टॉक के आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए जो उनकी जो कम्युनिटी है उनके साथ वो रेगुलरली मिलते रहते हैं, ताकि उनको नए नए स्टॉक्स के बारे में पता चलता रहे। फिर वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब दूसरे इन्वेस्टर्स को मिलके ही, बट वो जनरली तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और वहाँ से भी वो आइडियाज़ जो है वो जनरेट करते हैं। फिर वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो वो ग्रोथ देखते हैं कि क्या कंपनी जो है वो एक रीजनेबल ग्रोथ दे सकती है। दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो गुड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया है। तीसरा कि डिविडेंड जो है वो अगर कंपनी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, देन इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। और चौथा ये क्राइटेरिया रहता है कि उनको जो भी कंपनी उनको बाय करनी है उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही लो होना चाहिए, डीपली वैल्यूड होना चाहिए, तभी वो ऐसी कंपनी में बाय करना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अभी तक जैसे उन्होंने बोला है कि आपको मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको अगर लेट्स से अगर बिजनेस मॉडल वगैरह समझ नहीं आता है देन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे उन्होंने पर्सनली बोला है कि वो IT में, टेक्नोलॉजी या तो बैंकिंग एंड फार्मा सेक्टर, ये 4-5 सेक्टर जो है वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही पूरा का पूरा जो कैपिटल उनको जो लगाना है वो डायरेक्टली फर्स्ट बाय में ही वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे, मतलब पहले उनका जो है वो स्टार्ट होता है स्मॉल क्वांटिटी के साथ, वो स्टार्ट होता है, फिर ग्रेजुअली वो उनका जो क्वांटिटी है उनको वो इंक्रीज करते जाते हैं, ऐसा उन्होंने बुक के अंदर हमें यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे हमें ये भी बताइए कि जब भी आप छोटी क्वांटिटी से जब आप स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस बिज़नेस को ट्रैक करना स्टार्ट करते हो। तो धीरे लेट से अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है अगर वो डिलीवर करता जाता है, उसके जो फाइनेंशियल है वो अगर इम्प्रूव होते जाते हैं तो आप भी अपना जो पोजीशन है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, ऐसा यहाँ पे अनिल गोयल जी का कहना है। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे ऐसा वो हमें बताते हैं कि आपका जो कोर इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये तो उनका पर्सनल है कि उनका जो कोर इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 स्टॉक के अंदर है, मेजॉरिटी कैपिटल जो है वो इसी में ही लगा हुआ है। दूसरा, वो स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया है, बट वहाँ पे बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और उसकी वजह से वो शॉर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा बुक के अंदर मेंशन है। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि आपको मार्केट साइकिल्स जो होती है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, फिर साइडवेज मार्केट जो रहता है, तो ऐसी जो साइकिल्स आती है उसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इसके लिए आई थिंक हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हार्वर्ड मार्क्स की जो बुक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, वो भी आप जान सकते हो, समझ सकते हो। उसके लिए भी हमने पूरे 3 वीडियो बनाए थे, पूरी बुक को हमने डिटेल में कवर किया है, तो वो भी वो वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हो। फिर फाइनल अभी हम आते हैं की लर्निंग्स की ओर, मतलब जो अभी पूरा चैप्टर में जो हमने लर्निंग है वो क्या है। तो पहला तो एक लर्निंग ये है कि आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको देखना है। आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन का जो पावर है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना है, आपको दूसरों से जानना है, सीखना है, समझना है। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों से, आप न्यूज़ रीडिंग भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको ऑब्जर्वेशन आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा QIP चल रहा है, मार्केट अभी कौन से स्टेट पे है, न्यूज़ फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कौन से सेक्टर में कोई चेंजेस आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ से भी हमें मिल सकती हैं। और तीसरा है कि सेल्फ, मतलब अपने आप को भी हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि अगर लेट से अगर हमारा पोर्टफोलियो ऊपर से 50-60% भी अगर डाउन हो जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप करना है।
दूसरा है कि आपको सीखना भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दूसरों से सीखो, खुद से सीखो, न्यूज़ से सीखो, जहाँ से भी सीखना है सीखो, पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है कंपनीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। और दूसरा वो ये भी बताते थे कि आपके पास पेशेंस बहुत 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 होना चाहिए। फिर तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे वो ऐसा बताते हैं कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो पहले तो उसकी जो बिजनेस है वो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है उससे भी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस जो है वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। अगर उसने लेट्स से अगर मैनेजमेंट ने अगर कोई भी उल्टा सीधा अगर स्टेप ले लिया है तो वहाँ पे क्या हम उस डिसीजन को क्या हम जज कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे वो बोलते हैं कि आपको बिजनेस जो है उसके जो मैनेजमेंट है उससे भी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ये एक चीज़ बताते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर बिजनेस लेट्स से अगर आपने किसी में कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया और वहाँ पे अगर वो बिजनेस जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है, तो वहाँ पे आपको रेडी रहना है एवरेज अप करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी कंपनी में अगर बाय कर लिया है स्टॉक को तो अगर वो नीचे जाएगा, मेरी अगर बाइंग प्राइस है उससे अगर नीचे जाएगा तभी मैं बाय करूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एवरेज अप करना भी सीखना पड़ेगा। फिर है एलिमिनेशन, जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि आपको पहले तो ऐसा हमें थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड हमें ये भी देखना है, जानना है, समझना है कि लेट्स से अगर आपने कि कोई कंपनी को अगर आपको समझना है या तो किसी सेक्टर को अगर आपको समझना है वेरी वेरी डीप में, तो जैसे हमने पहले बोला था कि आपको उसका बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए, ऐसा अनिल गोयल जी यहाँ पे बताते हैं। बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेट्स से अगर 50 सेक्टर की कंपनी अगर लिस्टेड है तो आप 50 सेक्टर का एकदम डीप में नॉलेज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वो यही बताते हैं कि आपको कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जिसको आपको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने पहले बताया था कि वो IT टेक्नोलॉजी या तो फिर बैंकिंग में तो या फार्मा सेक्टर में वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो उस सेक्टर की कंपनीज वो देखते ही नहीं। तो ये हो गया एलिमिनेशन, मतलब वो कंपनीज को अभी आपको देखना ही नहीं। तो अभी बचा क्या आपको, तो वही आपको यहाँ पे देखना है और उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, उसमें आपको डीप में जाना है, वो यहाँ पे हमें समझाते हैं। फिर अगेन सेम पॉइंट है, डीपन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। और दूसरा वो चीज़ हमें ये भी बताते हैं कि आपको अपना जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो आपने डेवलप किया है विद इन पर्टिकुलर सेक्टर्स, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, ऐसा अनिल गोयल जी हमें यहाँ पे बताते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपको अपना माइंडसेट भी रैपिडली चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे मार्केट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। लेट्स से अगर बुल मार्केट है तो आपको डिफेंसिव खेलना है, मतलब आप एकदम ही अग्रेसिव उस टाइम पे नहीं हो सकते क्योंकि उस टाइम पे आपको वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगा। फिर लेट्स से अगर बेयर मार्केट आता है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अग्रेसिव होना है क्योंकि उसी टाइम पे पेसिमिज्म ज़्यादा होगा, वैल्यूएशन बहुत ही कम होगा, तो उसी टाइम पे आपको स्टॉक जो है वो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिलेगा। तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो भी आपको मार्केट के नेचर के साथ आपको चेंज करना है, ऐसा यहाँ पे हमें अनिल गोयल जी हमें यहाँ पे बताते हैं। और फाइनल लर्निंग जो मैंने यहाँ से सीखा है वो है, जैसे बुक के अंदर अनिल गोयल जी ने ही ये चीज़ मेंशन किया है कि सेल एंड स्विच व्हेन वैल्यूएशन इज़ फुल। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर उस कंपनी में अगर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू स्विच। तो वहाँ से आपको सेल करना है और दूसरी जो कंपनी या तो दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपने वॉच लिस्ट में लगाई है, वहाँ पे लगता है कि आपका जो वैल्यूएशन है वो फेवरेबल है, तो जो हाई वैल्यूएशन वाला जो स्टॉक है जो आपके पास है उसको आपको सेल करके आपको जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आता है, ग्रोथ में आपको दिख रहा है, वैसी कंपनी में आपको जो है वो रोटेट करना है अपना कैपिटल। वैसा यहाँ पे हमें अनिल गोयल जी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर अनिल गोयल जी के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। केस स्टडीज़ भी हमने यहाँ पे बहुत सारी डिस्कस की थी। तो अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई से थैंक यू टू एवरीवन। थैंक्स।